मैं प्रिंस आज फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है देखते हैं, पूरा चैप्टर का रिवीजन करते हैं एक बार, क्विक रिवीजन। बहुत अंदर तक इसमें नहीं जाएंगे पर कोशिश करेंगे सारा टॉपिक क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में सही से लिखा जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का? ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो बाबू इसका एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, खुद का मास हो, सबसे पहले हमको वैसा कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके पास खुद का मास हो। वो क्या करेगा? आपस में एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स जनरेट करेगा, कोशिश करेगा कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, एक दूसरा को अट्रैक्ट कर लें। इसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हुआ कि जब दो ऑब्जेक्ट हो कम से कम और दोनों के पास स्वयं का कुछ मास हो, कुछ भी मास हो लेकिन खुद का मास हो, तो क्या करेगा? उसमें प्रॉपर्टी होगा कि वो चाहेगा कि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, खींच ले। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या होगा। अब बाबू क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले न्यूटन की एक बात समझ में आता है। न्यूटन के जो 3 लॉ था उसमें से थर्ड लॉ को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले। कि न्यूटन को थर्ड लॉ था, वो बोलता था कि हर एक एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब अगर किसी पे हम फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जितना भी मैग्नीट्यूड का करें, वो भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? हम पे उतना फोर्स जनरेट कर रहा है। क्लियर बात है? इतना बात है, न्यूटन तो बाले तो पढ़ा ही होगा कि जो भी हम एक्शन रिप्लाई किसी पे डालते हैं वो रिप्लाई में क्या करेगा? उतना ही फोर्स हम पे भी जनरेट कर देगा। तो अभी ग्रेविटेशन का बात किए कि दो ऑब्जेक्ट होगा और उसके पास मास होगा, तो कोशिश करेगा कि एक दूसरा क्या करते रहें? खींचते रहें, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। क्लियर बात है? तो जो फोर्स जो कोशिश करा कि हम एक दूसरे को खींचें, वो क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स से खींचना शुरू करेगा। अगर मानते हैं कि एक छोटा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि और अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए, एक सूरज है और एक पृथ्वी है, अर्थ है, सन है। अब जितना फोर्स से सन अर्थ को खींचने की कोशिश कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा? अर्थ भी क्या है? सन को उतना ही फोर्स से खींचने की कोशिश करेगा। क्लियर बात है? अब ऐसी बातें आता है हाबू कि कोई ऐसा होता है कि जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि पृथ्वी और बॉल है, एक बॉल फेंकते हैं बॉल को ऊपर आसमान में, बॉल के पास भी कुछ मास है, अर्थ के पास भी कुछ मास है। अब बॉल ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है कि बॉल आकर पृथ्वी पर फिर से गिर जाता है, अर्थ पे फिर से आगे गिर जाता है। तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि बॉल भी पृथ्वी को उतना ही फोर्स से खींच रहा है जितना फोर्स से बॉल को पृथ्वी खींच रहा है, तो क्यों नहीं पृथ्वी चला जाता है उसके पास, बॉल के पास? बॉल ही क्यों बार बार आता है अर्थ के पास? तो बाबू इसका आंसर है कि जो बॉल है उसका मास कई गुना कम है अर्थ से। इस कारण मास कम होने के कारण क्या होता है कि बॉल अट्रैक्ट हो जाता है, बॉल खींचा जाता है किसके साइड? अर्थ के साइड। क्लियर बात है? तो जिसका मास कम रहेगा वो अट्रैक्ट होता चला आएगा, लेकिन फोर्स क्या लग रहा है? इक्वल ही लग रहा है। जितना फोर्स बॉल लगा रहा है अर्थ पे, उतना ही अर्थ भी लगा रहा है बॉल पे। क्लियर बात है? इस फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात एक चीज में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट में कुछ भी मास होना चाहिए, कितना भी कम हो पर मास होना चाहिए। यही कारण है ना, कभी सोचे हो कि धरती गोल सा है, गोल धरती है, उस पर सारे लोग रह रहे हैं, सारे लिविंग नॉन लिविंग सारे रह रहे हैं, कभी गिर क्यों नहीं जाते अर्थ से? गोल है भाई साहब, गोल पे चलेंगे तो हम लोग गिर नहीं जाएंगे? तो क्यों नहीं गिर जाते? अंतरिक्ष में से गिर जाते हैं हम लोग, स्पेस में गिरे रहते। यही कारण है, ग्रेविटेशन ही है जो क्या करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट को खुद में अट्रैक्ट करके खींच करके रखता है, चिपका के रखता है। क्लियर बात है? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में मास है, कम हो ज्यादा हो है, अर्थ के पास भी मास है, तो क्या करेगा? अपने एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, खींचने का कोशिश करेगा।
क्लियर बात है। और इसी फोर्स के कारण क्या होता है कि सारे ऑब्जेक्ट हम लोग धरती से चिपके हुए हैं। बॉल उछालो फिर से धरती पे, क्यों? यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हम उछलेंगे फिर धरती पे, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पेड़ कहां? आम है, पेड़ से टपका कहां? धरती पे, क्यों? आम के पास भी तो है ना मास, धरती के भी पास मास है। क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएगा और क्या होगा? गिर जाएगा नीचे धरती पे। इतना बात समझ में आया? इस बात को सबसे पहले न्यूटन बैठे हुए एक एप्पल के ट्री के नीचे, अब उनके सर पे एक एप्पल गिरा। अब वो सोचने लगे कि भाई साहब ठीक है, बढ़िया बात है, एप्पल हमारे सर पे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, या हवा में तैरने क्यों नहीं लगा? इससे ग्रेविटेशनल का सबसे पहले जो डिस्कवर किए न्यूटन किए। क्लियर बात है। अब हमारे भी बात दिमाग में एक बात आता है कि चलो भाई, अर्थ के पास तो मास है, अब वो एप्पल के पास भी मास था, बढ़िया है। अब अर्थ के पास मास है, एप्पल के पास मास है, तो क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरा को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, बढ़िया है, कर रहा है। लेकिन बाबू अर्थ पे तो आगे गिर गया एप्पल, चलिए बढ़िया, क्योंकि मास उससे क्या था? कम था एप्पल का, और अर्थ का मास ज्यादा था तो अर्थ पे गिर गया। लेकिन दूसरी बात है, सन भी तो कहीं होगा, सन भी तो कहीं होगा, मून भी तो कहीं होगा, मास भी तो कहीं होगा, उसके पास भी तो मास है। एप्पल के पास मास है और ज्यादा मास है सन के पास अर्थ से, तो एप्पल डायरेक्ट सन की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो गया? अर्थ पे ही क्यों गिरा? यही बातें है ना। तो इसका आंसर है कि क्या होता है कि जो फोर्स लगेगा वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? उसके बीच में कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। और एप्पल का अर्थ से जो डिस्टेंस है उससे कई गुना ज्यादा एप्पल का सन से डिस्टेंस है। इसलिए क्या होगा कि जो फोर्स अर्थ लगा रहा है एप्पल पे वो कई गुना ज्यादा होगा जो फोर्स सन लगा रहा है एप्पल पे उससे। इसी कारण क्या होगा कि एप्पल हरदम कहां गिरेगा? अर्थ पे गिरेगा। क्लियर बात है? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस अलग अलग होता है। मास तो है, चलिए बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इसका डिस्टेंस है। और जो फोर्स लगेगा और एक फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा किसका? अर्थ से, अर्थ के कारण लगने वाला फोर्स। इस कारण एप्पल अर्थ पे गिर जाएगा। इतना तक बात क्लियर हो गया? अब बाबू यहां पे एक बात और आ गया कि चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? एक तरह का फोर्स, फोर्स एक तरह का, ठीक है। अब बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या इस पे किस किस बात पर डिपेंड करता है, उस बातों को हम लोग अभी देखेंगे। देखते हैं। अब बाबू ग्रेविटेशन होता है वो क्या करेगा कि हर एक ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड करेगा। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को हम ले रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, तो उसमें से क्या था कि दोनों का मास पे डिपेंड कर रहा था ना। इसीलिए तो न्यूटन थर्ड ला के बात किए थे। क्लियर बात है? अब क्या होगा? दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है, जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्लियर बात है? अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जिसके पास मास ज्यादा होगा वो क्या करेगा? ज्यादा फोर्स लगाएगा, जनरेट करेगा, यानी मास पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर बात है? और कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेगा? दोनों का मास डिपेंड कर रहा है, तो दोनों का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा ना। मास जो है इसका क्या होगा? मास जो है बाबू इसका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? फोर्स का। क्लियर है? या फिर इसको उल्टा ही बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसमें लिखते हैं एक कैपिटल एम लिख देते हैं बड़ा मास के लिए और स्मॉल एम लिख देते हैं छोटा मास के लिए। तो बड़ा एम जो है, कैपिटल एम जो है, वो भी फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और वो भी कैसा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और छोटा मास भी जो है, एम भी है, वो भी क्या करेगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा, वो भी कैसा? डायरेक्ट। ठीक है, मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है मास बढ़ गया होगा। क्लियर बातें है? पहला चीज इतना समझ में आया। अब दूसरी बातें आता है बाबू कि इसमें क्या होगा कि मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन सिर्फ मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो इसमें और क्या चाहिए? इसमें और दूसरी बात बोले थे कि डिस्टेंस।
वही डिस्टेंस की सन के पास ज्यादा होते हुए भी क्या हो रहा था, ज्यादा मास होते हुए भी एप्पल को नहीं अट्रैक्ट कर रहा था, नहीं अपने तरफ खींच रहा था। वो क्या वजह था, डिस्टेंस। तो बाबू क्या होगा कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस का। कहीं डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, कहीं इसको डिनोट करते हैं डी से, इसका अलग अलग डिनोट सिंबल अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन बात एक ही है कि दो ऑब्जेक्ट जो था उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस का क्या, स्क्वायर पे फोर्स यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम जाएगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। सेम चीज उल्टा, अगर फोर्स बढ़ता है तो डिस्टेंस कम, और फोर्स कम होता है तो डिस्टेंस ज्यादा। इधर तक समझ में आया। अब बाबू दो बातें देखें हम लोग की, फोर्स क्या होता है, फोर्स दो बातें कर रहा था हमारा, किस किस बात पे, एक मास दोनों ऑब्जेक्ट का, और दूसरा दोनों भी ऑब्जेक्ट के बीच क्या, डिस्टेंस पे। कितना तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इतना तक, ठीक है। इसी से बाबू एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। अगर हम लोग क्या देखें कि फोर्स जो था एक प्रोपोर्शनल साइन लगा के हम लोग लिखे थे कि मास का डायरेक्टली होगा और उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बाबू, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो इसके बदले में क्या करना होता है, एक कांस्टेंट लगाना होता है, कांस्टेंट लगाना होता है, जो कि यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, कैपिटल जी। कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं, कैपिटल जी। तो इससे क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा क्या, कैपिटल जी। क्यों, यहां पे प्रोपोर्शनल था, इसको इक्वल टू में चेंज कर दिए, हटा दिए, तो उसके बदले में हम लोग क्या किए, एक कैपिटल जी को हम लोग यहां पे एज अ कांस्टेंट लगाए हैं। क्लियर बात है। और डिपेंड किस किस पे कर रहा था, स्मॉल एम यानी छोटा ऑब्जेक्ट का मास इनटू कैपिटल एम बड़ा ऑब्जेक्ट का मास अपॉन दोनों का बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना बात हुआ, यही हमारा फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब बाबू ये जो जी है हर जगह इनवर्स कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशन का कांस्टेंट है, और इनवर्स कहीं भी चले जाओ तो ये क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। क्लियर बात हुआ। बाबू बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि इससे हम लोग का फॉर्मूला जनरेट हो गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। हो सकता है कि दो स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट का मास क्या हो, इक्वल भी हो, तो उसमें दोनों एम कैसा हो जाएगा, कैपिटल मान लो या स्मॉल मान लो। क्लियर बात है इतना तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू इसके बाद आता है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब चलो यूनिवर्स में सारा कुछ है, एक दूसरा से होल्डेड है। कैसे है कि हर कोई एक दूसरे, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरा पे फोर्स लगा रहा है। सन मून पे, मून सन पे, मून अर्थ पे, मून अर्थ सन पे, अर्थ मून पे, हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जिसके पास मास है उसके बीच में हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड कम हो सकता है उसके बीच ज़्यादा हो। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है कि सब एक दूसरे के आसपास घूम रहा है, होल्डेड है। क्लियर है, घूम रहा है। क्लियर है बात इतना तक, नहीं समझे, क्लियर हो। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ लिए कि हाँ यूनिवर्स में सब ऑब्जेक्ट पे एक, हर दो ऑब्जेक्ट पे, हर ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एक से ज्यादा भी लग सकता है, एक से ज्यादा भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं, सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे वैसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कहाँ लगे, सिर्फ अर्थ के वजह से लगे। क्लियर बात है, वैसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के वजह से लगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की वजह से लगता है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर बात है इधर तक, इतना बात क्लियर है। अब बाबू अब क्या होगा, अर्थ क्या करेगा, अर्थ जो फोर्स लगाएगा तो किसी को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। क्लियर बात है। तो इस फोर्स में सेम फॉर्मूला, अगर किसी दूसरे दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगाते हैं तो सेम फॉर्मूला वही लगेगा, फोर्स वाला, कैपिटल जी एम कैपिटल एम और आर स्क्वायर। हो सकता है कि यहां दूसरा एम जो है बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए तो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है ग्रेविटी का भी। अब इसका कुछ हम लोग यहां पे लिखे थे प्रिंसिपल्स, क्या है इसका, कहां यूजेस है। तो क्या है बाबू, अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर बात है, घूम रहा है।
किस कारण से? ग्रेविटी के कारण। क्लियर बात है? यार समझ में आया? हर ऑब्जेक्ट अर्थ से चिपका हुआ है ग्रेविटी के कारण। क्लियर बात है? यहाँ तक समझ में आया? अब बाबू दूसरा बात आता है इसमें कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अब इसमें होता क्या है, जो हम लोग बात किए थे इन्वर्स वाला, उल्टा वाला क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, तो जो हम लोग बात पहले डिस्कस किए थे बाबू कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ में होता क्या है कि जो फोर्स होता है, क्या होता है, जो फोर्स होता है वो मास के, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। हुआ ना क्या? इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम जाएगा, दूसरा कमेगा तो पहला बढ़ जाएगा। क्लियर बात है? और है किस चीज में? स्क्वायर में। है किस चीज में? स्क्वायर में। इसीलिए इस वाले कंसेप्ट को हम लोग दिए अलग नाम, जिसको हम लोग बोले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा इसी को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्यों स्क्वायर? इन्वर्स में है, उल्टा है। कैसे? स्क्वायर में है। किसका स्क्वायर है? डिस्टेंस का स्क्वायर है। क्लियर बात है? इन तक समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ जी का वैल्यू ये सब दे रखा है, ये सब देख लेना खुद से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है क्लियर है। अब आगे देखते हैं बाबू, अब देखते हैं इसमें, अगर बाबू एक बात का और ख्याल रखो, एक बात का और ख्याल रखो, क्या ख्याल रखना है कि अगर बाबू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या होगा। एक बात और देख लेते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं कैपिटल जी, क्या लिखे हैं? कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब बाबू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, क्या होता है? जी और एम होता है, स्मॉल जी और एम, स्मॉल जी और एम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो ऐसे कॉमनली एक्सीलरेशन इनटू मास होता है। क्लियर है? तो क्या हो गया, अर्थ के भी केस में क्या है कि जो ए जी है ना, जी कुछ नहीं है, क्या है? एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है। क्लियर बात है? ये अर्थ के कारण जो एक्सीलरेशन काउज हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम लोग अलग नाम दिए हैं, क्या? स्मॉल जी। क्लियर बात है? क्या नाम दिए हैं? स्मॉल जी। और उसके साथ ऑब्जेक्ट का मास को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्स निकल रहा है। कैसा फोर्स निकल रहा है? जो अर्थ लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे अपने तरफ खींचने के लिए। क्लियर बात है इतना तक? कहाँ कौन सा फोर्स है? स्मॉल फोर्स है, स्मॉल जी है, जो एक्सीलरेशन है, और उसमें मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स निकल रहा है, जिस फोर्स से क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ। अब बाबू अब ये भी है, एक बात है, ये भी है कि ये भी फोर्स का फॉर्मूला है। ये मान लो अर्थ का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट और अर्थ का बीच के डिस्टेंस। ये भी है ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल जी। तो दोनों फोर्स जो है क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए ना दोनों फोर्स इक्वल। तो इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होगा कि फोर्स दोनों इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? जी स्मॉल जी और स्मॉल एम। क्लियर बात हुआ? अब बाबू यहाँ से देखो जी का वैल्यू क्या होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। और ए वाला स्मॉल एम है वो भी तो नीचे आ जाएगा, आएगा। ए स्मॉल एम से ए स्मॉल एम कैंसिल होगा, बचा क्या? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से एक फॉर्मूला मेरे पास और जनरेट हो गया बाबू, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो यहां से फॉर्मूला आया, क्या आया? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर बात है? अब बाबू इसको हम लोग फिर देखते हैं, इसको अभी डिस्कस नहीं करते, हम लोग देखेंगे वेट, उसके साथ डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब बाबू हम बोल रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है?
अट्रैक्ट कर रहा है अपने हर दूसरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, क्लियर बात है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसको क्या करे, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लें, खींच लें। क्लियर बात है ना। अब होगा क्या बाबू कि यहाँ पे हम लोग पीछे वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे क्या कि एक फोर्स है, एक्सीलरेशन है जो जी कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर है। बाबू जो एक्सीलरेशन काउज हो रहा है इसमें तो रोल है किसका, इस कांस्टेंट का, कभी चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट था। दूसरा कैपिटल M, और हम लोग जब बात कर रहे हैं अर्थ का तो कभी अर्थ का मास चेंज होगा नहीं होगा, अर्थ का मास भी वही रहेगा, अर्थ का मास कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो कैपिटल G कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल M कांस्टेंट रहेगा। R वेरी कर सकता है, ऑब्जेक्ट से अर्थ का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो अर्थ से कुछ डिस्टेंस होगा, हिमालय पे चले जाएंगे तो अर्थ से कुछ और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, ईफिल टावर पे जाएंगे तो कुछ और डिस्टेंस होगा। क्लियर बात है। बुर्ज खलीफा पे जाएंगे तो कुछ और डिस्टेंस होगा अर्थ से। तो ये एक वैरी कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट के साथ, और इसमें कोई वर्ड है नहीं है। मतलब कि इसमें क्या स्मॉल m, मतलब ऑब्जेक्ट का मास कहीं पे आ रहा है, आ ही नहीं रहा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, स्मॉल m पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। वो हल्का ऑब्जेक्ट रहे, भारी ऑब्जेक्ट रहे, पता नहीं, पर उस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा, फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा है स्मॉल m, यानी ऑब्जेक्ट का मास आ ही नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्ट छोटा रहे बड़ा रहे, एक्सेलरेशन क्या होगा अर्थ के कारण, जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो वाला बाबू एक्सेलरेशन छोटा ऑब्जेक्ट पे भी उतना ही होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट पे भी उतना ही होगा। क्लियर हो, छोटा ऑब्जेक्ट पे भी उतना ही, पे भी क्या होगा, उतना ही होगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। इसी बात को देखते हुए एक ठोक कंसेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है, मतलब ये बोलता है फ्री फॉल का कंसेप्ट कि अगर दो अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट को अगर सेम हाइट से गिराया जाए, दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिराया जाए तो वो दोनों एक साथ अर्थ में पहुंचेगा। क्लियर बात है, नहीं समझ में आया। दोनों क्या करेगा, सेम एक साथ अर्थ में पहुंचेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर रेसिस्टेंट वर्क नहीं करता है। और अच्छा समझते हैं इसको कि अगर मान लो बाबू कि हम लोग खड़ा हो जाते हैं फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है, वहां से एक पत्थर को और एक पंख को एक साथ छोड़ते हैं तो धरती पे गिरेगा तो पंख और पत्थर दोनों एक साथ गिरेगा। क्लियर है। कब, जब कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो। इतना बात क्लियर है, जब कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो, साथ ही साथ उस पर कोई रेसिस्टेंट वर्क नहीं करे। क्लियर बात हुआ इतना, तो क्या होगा, दोनों साथ गिरेगा। पर दिमाग में क्या होगा, पंख गिराएंगे तो बहुत देर से आते रहता है, हिलते हुलते आ रहा है, ठीक है, पत्थर जल्दी से नीचे आ गया, फ्री फॉल कैसे हुआ जी। तो बाबू एक साथ कैसे आया, दोनों आया ही नहीं, ये बहुत देर बाद आया पंख, पत्थर बहुत पहले आ गया। तो इसका आंसर है कि बीच में हवा भी तो है, वो क्या कर रहा है, पंख को गिरने से रोक रहा है, रेसिस्टेंट काउज कर रहा है। और फ्री फॉल क्या कहता है कि दोनों एक साथ गिरेगा, कब, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या रेसिस्टेंट वर्क ना करे। लेकिन यहां तो कर रहा है ना, कौन कर रहा है, एयर कर रहा है, इसी कारण दोनों अलग अलग गिरता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया कि एक वैक्यूम बनाया गया, उसमें एक पिबल्स को और एक पंख को, दोनों को, फेदर को ऐसे उल्टा करके, जैसे कि एक वैक्यूम का पंप बनाया गया, उसमें पेबल्स रख दिया गया और एक पंख रख दिया गया और उसके बीच का सारा एयर को निकाल लिया गया, रिमूव कर लिया गया। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। और फिर जब उसको उल्टा किया तो दोनों एक साथ आकर नीचे गिरा। क्या बताया है, फ्री फॉल की जब रेसिस्टेंट हम लोग हटा देते हैं तो क्या होगा, बॉडी एक साथ गिरेगा, मास दोनों में चेंज रहे मैटर नहीं करता है, लेकिन बॉडी यही गिरा, क्योंकि देखो स्मॉल m तो कहीं आ ही नहीं रहा। और यहां पे बाबू कैपिटल G का, अर्थ का मास का, और यहां पे R स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर होगा अर्थ का रेडियस।
क्यों अर्थ का रेडियस होगा? कि अर्थ का हम लोग सेंटर से अगर नापते हैं लेंथ को, तो सरफेस तक का लेंथ जो है उसका रेडियस कहलाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके मानते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर बात है? तो क्या होगा, एक अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बाकी इधर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अर्थ का रेडियस को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके बीच का दूरी है, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? यही जी लग रहा है। और इसी कारण मास तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, मास पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया बात है? इतना तक बातें क्लियर है बाबू? ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्री फॉल समझे। फ्री फॉल था क्या कि फ्री फॉल में दो अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़ते हैं एक साथ एक ही हाइट से, तो एक साथ सरफेस पे आएगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं किया तो, अगर कोई रेसिस्टेंट वर्क नहीं किया तो कोई दिक्कत। अब इसी को यहां पे हम बता रखे हैं, जो पहले हम डिस्कस किए हैं कि जी कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबका कैपिटल जी का अगर हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू रख दें, अर्थ का मास रख दें, आर का वैल्यू रख दें और उसका स्क्वायर कर दें, तो अप्रॉक्स वैल्यू आता है 9.8। क्या आता है? 9.8। कहीं कहीं इसको कैलकुलेशन इजी के लिए 10 भी कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? 10 कर दिया जाता है। इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। फ्री फॉल देख लिया अब हम लोग। अब हम लोग फ्री फॉल देख लिए। अब इसके बाद हमारे पास कुछ आता है बात है मास का और वेट का। मास क्या होता है, वेट क्या होता है? क्लियर बात है? मास का और वेट का। अब मास का कंसेप्ट कहां से आया कि मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटीरियर प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? इंटीरियर प्रॉपर्टी होता है, अंदर का उसका प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है बातें? नहीं समझ में आया? कि इससे पता चलता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस था, ऑब्जेक्ट था, उसका अमाउंट क्या है, वो कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, इसी को क्या बोलते हैं? मास। तो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे 5 है तो क्या मून पे 7 हो जाएगा? नहीं होगा। क्लियर बात है? उसका अमाउंट कुछ होगा जो यहां अलग रहेगा, मून पे कुछ और हो जाएगा? नहीं होगा। जितना अमाउंट यहां है उतना ही कहां होगा, मून पे भी होगा। तो मास क्या करता है? अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस बताता है। क्लियर बात है? ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस बताता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। अर्थ पे ही, मास पे ही, सन पे ही, मून पे ही, सब जगह क्या करेगा? अमाउंट सही रहेगा ना। क्लियर बात है? अब दूसरा बात आता है वेट। क्या आता है? वेट। वेट क्या है? वेट कुछ नहीं है, वेट एक तरीका का फोर्स है। क्या है? फोर्स है। कैसा फोर्स है? कि जब दो ऑब्जेक्ट है आपस में, दो ऑब्जेक्ट है, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पहला ऑब्जेक्ट कितना फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, उसी को हम लोग वेट कहते हैं। पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से खींच रहा है अपने तरफ, उसी को हम लोग वेट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई अर्थ के सरफेस पे, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर, जहां भी अर्थ के अगर रेडियस में आए, अर्थ के अगर आए इस एरिया में, तो क्या बाबू ये कितना फोर्स से खींचेगा? अर्थ से ये खींचेगा बाबू, ये खींचेगा बाबू, स्मॉल जी इस पे एक्सीलरेशन का यूज होगा। क्या होगा? स्मॉल जी इस पे एक्सीलरेशन का यूज होगा। और ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? m। यही होगा ना, एक्सीलरेशन और m को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? फोर्स बनता है। क्लियर है? तो अर्थ क्या कर रहा है? अपने ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन का यूज कर रहा था, एक फोर्स से क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को खींच रहा है अपने तरीका से। और उसका फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? कितना फोर्स है? ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या होगा बाबू कि हमको खींचने का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, तुम्हारे खींचने का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, किसी और का खींचने का पोटेंशियल अलग होगा। तो हर कोई ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्स से खींचेगा। ट्रक एक गाड़ी को कुछ और स्पीड से खींचेगा, साइकिल खींच ही नहीं पाएगा, ट्रेन कुछ और स्पीड से खींच पाएगा। क्लियर बात है? तो सबका क्या हो? खींचने का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है, अर्थ के पास क्या होगा? अलग पोटेंशियल है खींचने का, क्योंकि उसका मास चेंज है। मून के पास भी क्या है? अलग पोटेंशियल है ऑब्जेक्ट को खींचने का। क्लियर बात है? और कोई ऑब्जेक्ट आता है जैसे सन, मास या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका खींचने का पोटेंशियल क्या होगा? अलग होगा। तो क्या होगा? वेट क्या है? हर जगह वेरी करता है। अगर मून पे रख दो तो उसका खींचने का पोटेंशियल ऑब्जेक्ट अलग है।
अगर सन पे वही ऑब्जेक्ट रख दो तो उसको कुछ अलग फोर्स से खींच रहा है सन। अगर इसको अर्थ के रेडियस में ले आओ तो अर्थ अलग फोर्स से खींच रहा है। तो क्या होगा कि जो वेट होता है बाबू वो हरदम चेंजेस होते रहता है। क्या होते रहेगा? वो वेट हरदम चेंज होगा, डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट किसके रेडियस में है और उसको कितना फोर्स से अपने तरफ खींचा जा रहा है। क्लियर बात है? तो इससे यहां पे क्या हो गया कि यहां पे वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी स्मॉल जी। अब स्मॉल जी बताएगा कि ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ है कि मून है कि सन है या फिर जिस ऑब्जेक्ट के बीच में है उसका जी बताएगा, और एम जिस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है उसका मास। क्लियर है? इधर तक समझ में आया? क्लियर बात है? अब इसी में होता है बाबू कि इसी में होता है क्या होगा कि वेट सबका वेरी करेगा। किस फॉर्मूला से वेरी करेगा? सेम वही बात है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात है? इधर तक समझ में आया? अब क्या होगा बाबू कि जिस ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फिक्स करके देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो छोटा सा हम लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास बॉल है। अब बॉल अर्थ पे रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा अलग फोर्स से, मून पे रखेंगे तो मून अलग फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर बात है? पर फोर्स का तो क्या है, मास क्या है, इंटीरियर प्रॉपर्टी है, ये तो चेंज नहीं होगा। ये चेंज होगा ही नहीं तो क्या होगा, स्मॉल एम हरदम कांस्टेंट रहेगा। कैपिटल एम क्या होगा, ये चेंज होगा। अर्थ का कुछ और है, मून का कुछ और है, सन का कुछ और है, मास का कुछ और है, सबका अलग अलग रहेगा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे मास चेंज होगा वैसे वैसे उस पर लगने वाला फोर्स भी चेंज होगा। क्लियर है? और साथ ही साथ जितना दूरी पे है, मतलब एक तो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसी बॉल को अर्थ पे तो अर्थ का रेडियस कुछ और है, अगर मून पे रखते हैं तो मून का रेडियस कुछ और है, सन पे रखेंगे तो सन का रेडियस कुछ और होगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कि ये मास है किसका, अर्थ का मास है। ठीक है? क्लियर बात है? और आर रेडियस है किसका, अर्थ का रेडियस है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बोलो कि मून का मास अगर अर्थ के मास से 1/3 है और रेडियस इसका क्या है, r/2 है मून का, तब बताओ कि इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो कुछ नहीं करना करना क्या है बाबू, कुछ नहीं करना है यहाँ पे कि एम के जगह पे 1/3 एम रख देना है, स्मॉल 1/3 कैपिटल एम रख देना है, और आर के जगह पे क्या रख देना, r/2। बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और साइड में कुछ और वैल्यू आ जाएगा 1/4 1/5 या 4/5 जो कुछ आ जाएगा। तो ये वाला तो हमारा फोर्स था ना, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और कितना टाइम था वो ये बता देगा नंबर। जैसे 1/3 किए और यहाँ पे हम लोग किए r/2, तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना, वही वैल्यू बताएगा कि ये इतना मल्टीपल ज़्यादा हो गया या फिर इतना मल्टीपल कम हो गया। क्लियर बात है? बहुत समय नहीं है क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको सही से नहीं बना पाएंगे, सही से हम लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। हम लोग इसको एक नया सेशन में जब पढ़ेंगे हम लोग तो इस टॉपिक को, सारे टॉपिक को अच्छा तरीका से इलेबोरेशन किया जाएगा, सबका न्यूमेरिकल देखा जाएगा। हम लोग देखेंगे, लाइव क्लास हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का, शायद नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाए, नेक्स्ट ईयर नहीं, यही अप्रैल मार्च से शुरू हो जाए। ठीक है बाबू? लेकिन अभी के लिए रिवीजन के लिए सिर्फ पास मार्क्स हम लोग देखते हैं कि पास किस तरह से होना है एग्जाम में। ठीक है? इधर तक समझ में आया कि वेट क्या है? अब वही बोल रहा है कि वेट ऑन मून क्या होगा, वेट ऑन सन क्या होगा। तो सन और मून का वेट पे डिपेंड कर रहा है, सन और मून के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है? तो वेट ड्यू टू मून अर्थ है, सब समझ में आया क्या कंसेप्ट कर रहा है सब। अब आगे देखते हैं बाबू, इसमें आता है अगला कंसेप्ट आता है, इसमें कुछ बातें लिख दें कि अर्थ का मास क्या होता है, मून का मास क्या होता है, मून का मास क्या होता है, अर्थ का रेडियस क्या है, मून का रेडियस क्या है। इतना बातें क्लियर है? इतना बातें क्लियर हो गया बाबू? सही है। अब देखो, अब इसमें अगला कंसेप्ट आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट को छोड़ते हैं, पहले प्रेशर देखते हैं क्या है। प्रेशर उसको कहते हैं बाबू, प्रेशर उसको कहते हैं कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पे हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, जैसे हम बैलून लिए, बैलून को ऊपर से दबा रहे हैं, तुम लोग बोलते हैं प्रेशर और जनरेट करो तब फूटेगा, और या फिर दबेगा, उसका शेप चेंज होगा, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि हम कुछ फोर्स जनरेट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कहां, ऑब्जेक्ट पे, इसी को तो बोलते हैं ना प्रेशर। क्लियर बात है कि फोर्स जब किसी सरफेस पे जनरेट होना शुरू हो जाए उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर। और अच्छा से इसको समझने की कोशिश करें तो
अब बाबू इसको समझने का कोशिश करें तो क्या होगा कि जब फोर्स हमारा किसी भी एरिया पे लगेगा तब क्या होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर। प्रेशर किसको कहेंगे, फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पे, एरिया पे। क्लियर है? यानी क्या हुआ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, फोर्स का। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। होगा ना, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। लेकिन दूसरा, जितना ज्यादा उसका एरिया रहेगा, अगर बड़ा या फिर छोटा है, और इसको अच्छा समझते हैं, जितना ज्यादा एरिया पे फोर्स लगाएंगे उतना कम प्रेशर होगा। जैसे कि बताते हैं बाबू कि अगर एक सरफेस है, एक दीवार है, दीवार से हाथ से धक्का दो जोर से, जो देते रहो क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। क्लियर है? पर एक कील लो, ऐसे नहीं, और अच्छा से कार्डबोर्ड लो, एक वुड का लॉग लो, वुड का मतलब एक लकड़ी ले लो, उस पर उंगली से ऐसे धक्का दो। अगर मान लेते हैं बाबू कि हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और इस पे हम लोग एक अपना थंब से ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर देंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, तो क्या हो गया, प्रेशर जनरेट हो रहा है हमारा, कुछ लग रहा होगा, 2 न्यूटन 4 न्यूटन 10 न्यूटन लग रहा होगा फोर्स, कुछ भी लगे, कोई मैग्नीट्यूड में लगे, पर इतना सरफेस एरिया में लग रहा है। क्या होता है, वुड अंदर चला जाता है, नहीं जा पाता है, अगर मजबूत है तो, ठीक है, लेकिन उतना ही मजबूत नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल वुड नहीं जा पाता है अंदर। क्लियर बात है? अब बाबू इसी केस में देखो कि एक बगल में यहां पे एक नेल लो, पतला सा, क्या, कांटी लो, ठीक है, इसका पॉइंट कितना है, एकदम छोटा सा है, नीचे सरफेस एरिया। अब इस पॉइंट को इस एरिया पे रखो और इसके ऊपर फोर्स जनरेट करो जितना तुम दबा रहे थे। अब क्या देखो कि एक कील इस वाले वुड लॉग के अंदर चला गया। क्लियर हुआ? तो फोर्स दोनों तो हम बराबर ही लगा रहे थे दोनों बार, इस बार इतना सरफेस पे लगा रहे थे, इस बार इतना पॉइंट वाले सरफेस पे लगा रहे हैं, पर फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है। लेकिन क्या हुआ, एरिया ज्यादा था तो वहां पे हम लोग प्रेशर अंदर तक नहीं कर पाए थे, और यहां पे एरिया छोटा था तो क्या किया, कील हमारा अंदर चला गया। क्लियर बातें हुआ? तो फोर्स क्या है, दो बातें पे डिपेंड किया, एक तो लगने वाला फोर्स पे, प्रेशर दो बातें पे डिपेंड किया, एक लगने वाला फोर्स पे और दूसरा लगने जिस एरिया पे लग रहा है उस एरिया पे। क्लियर बात है? इतना तक समझ में आ रहा है? फोर्स, प्रेशर और एरिया का क्या कंसेप्ट था, फोर्स बढ़ेगा प्रेशर ही बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो चाकू रखते हैं काटने वाला साइड क्या होता है, शार्प होता है, पतला होता है, कि अगर फोर्स जो जनरेट करेंगे वो कम सरफेस एरिया पे लगेगा और कट जाएगा। उसी का उल्टा साइड क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स उतना ही भी लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो कट ही नहीं पाएगा। क्लियर बातें हुआ इतना तक? क्लियर हो इतना तक कंसेप्ट? अब बाबू आता है क्या, थ्रस्ट का कंसेप्ट, थ्रस्ट का। अब जो फोर्स हम लोग यहां पे लगा रहे थे बाबू, जो फोर्स हम यहां इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे थे, इस वुड पे लगा रहे थे, अगर इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के प्रिपेंडिकुलर हो गया, ये प्रिपेंडिकुलर हो गया, ये सरफेस है इसका, और इस पे हम लोग प्रिपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे मतलब 90 डिग्री पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या होता है, थ्रस्ट। थ्रस्ट कुछ नहीं है, एक फोर्स है, एक कैसा फोर्स है कि ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, इसी फोर्स को क्या बोले हम लोग, थ्रस्ट बोले। क्लियर बात है? समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर हो बातें? अब समझ में आ गया आपको इतना तक, थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है, और इससे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। वही अगर है कि इतना न्यूटन का फोर्स दिया गया है तो कैसे अप्लाई करेंगे, कितना, तो क्या करना है, फोर्स रखना है, यहाँ एरिया रखना है, कहानी खत्म हो जाएगा, आ जाएगा हमारा प्रेशर। क्लियर हो? अब बाबू आता है प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड क्या होगा, क्या कहता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है प्रेशर इन फ्लूइड? अगर कोई ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को हम क्या करते हैं, बाल्टी में पानी भरा हो उसमें डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ पानी 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 हो जाएगा। ए वाला पानी इस पे फोर्स इधर जनरेट कर रहा होगा, ए पानी इधर फोर्स, ए पानी इधर फोर्स, ए पानी इधर फोर्स, ऐसे सब जगह का फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर बात है?
तो फ्लूइड में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से इक्वल फोर्स ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है इसलिए हम लोग मानते हैं कि लगभग लगभग जो ए फोर्स लग रहा है इक्वल रहेगा। पर अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ और गहराई उसका ज़्यादा तक चला गया तो फोर्स अलग अलग हो सकता है। क्लियर बात है। लेकिन बाबू क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, यही होता है प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा। क्लियर बात है। यहीं से कंसेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट आया, उसको हम लोग बोलते हैं बायोंसी। क्या बोलते हैं, बायोंसी। होता है क्या, देखते हैं बायोंसी क्या होता है। अब बाबू कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग एक फ्लूइड में डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं, पानी में एक बैलून को डालो तो क्या होगा कि बैलून ऊपर आने की कोशिश करने लगेगा। क्लियर बात है। बैलून कहां आने लगेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि बैलून पे हम लोग फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, वाटर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और बैलून को ऊपर कर रहा है, ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। जो फोर्स वाटर के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, किस पे जनरेट हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे जनरेट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोंसी। क्लियर है। मतलब कि ऑब्जेक्ट पे हम लोग अपवार्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होना शुरू हो गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोंसी। अब इस कंसेप्ट को देखने से पहले एक बात को और हम लोग को समझना होगा, डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब हुआ वो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में दो मान लो कि बराबर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब बोला कि इसमें मॉलिक्यूल जो है, इसमें एक वुड मान लो, दोनों क्या है, दोनों वुड है। इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल है छोटा छोटा वुड का, इस वाले वुड लॉग में मात्र 6 मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें मान लो कि उतना ही बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बहुत सारा है, इससे तो बहुत सारा है। अब क्या हुआ वो कि उतना ही वॉल्यूम में इसमें क्या है कि इसमें जो रहने वाले पार्टिकल दूर दूर पे है, फार अवे है, एक दूसरा से क्लोज नहीं है। इसमें क्या है, बहुत पार्टिकल क्लोज है तो ना क्या उठी, या फिर तो अलग अलग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि दोनों में क्या हो गया कि मॉलिक्यूल के एक में क्या है कि दूर दूर है और दूसरा में क्या क्या है, पास पास है, वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम है। तो जिस वाले ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा उसको हम लोग डेंस बोलेंगे। क्लियर है। अब बोला कि दोनों में डेंस कौन है, तो ये वाला हमारा ज्यादा डेंस है, ये कम डेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल दूर दूर है, इसमें पार्टिकल क्या है, पास पास। क्लियर है। अब मॉलिक्यूल बाबू इसमें ज्यादा है तो हर एक मॉलिक्यूल का कुछ अपना यूनिट मास रहता होगा, हर एक इसका यूनिट मास रहता होगा। अगर इसमें यूनिट मतलब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इसमें मास भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसमें मास भी कम हो जाएगा, इसमें मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको अच्छा समझें तो देखें कि अगर बाबू क्या करो कि एक कागज, एक कॉपी ले लो, समझ लो, एक कॉपी का शेप कुछ इमेजिन कर लो और उठाओ उसको। दूसरा बात है, उसी शेप में एक पत्थर को उठाओ, क्या होगा, पत्थर का जो हम स्लैब लिए वो ज्यादा भारी होगा कॉपी से। क्यों, जो कॉपी के बीच में मॉलिक्यूल था ना वो दूर दूर पे था अरेंज, लेकिन पत्थर में चिपका हुआ था, पास पास ज्यादा था, इसीलिए क्या हो गया, मास इसका ज्यादा हो गया, कॉपी में मास इसका कम था। पर दोनों का एरिया क्या, वॉल्यूम क्या था, सेम ही था। समझ में आया। तो